हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो इस चैनल पे यार पहली बार आया, सब्सक्राइब कर देना। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है माल्टा से रिगार्डिंग तो मैं आपको कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द अपडेट करूँ। मैं पिछले 5 साल से माल्टा में हूँ। अगर आपको अपना CV या कवर लेटर बनवाना तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस रखा है। फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हाँ जी, इंस्टाग्राम पे मुझे दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है। कुछ डाउट्स आ रहे थे, मुझे ईमेल्स आ रही थी कि सर जी ये स्टैंडर्ड जो सर्विस है और ये वीजा एक्सटेंडेड सर्विसेज ये क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो इसके ऊपर वीडियो है। अगर आप यही सर्च कर रहे टॉपिक तो प्लीज एंड तक बने रहिए वीडियो तक और मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है और आपको ये भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म जो आप आइडेंटिटी को जो सबमिट करोगे, बेसिकली मतलब करोगे तो VFS में सबमिट, बट जाएगा जो सेंट्रल वीजा यूनिट है आइडेंटा उनके पास। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, दो टाइप के सर्विसेज है। अगर आप माल्टा का एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो दो सर्विसेज ले सकते हैं आप इन दोनों में से एक। तो एक तो है स्टैंडर्ड सर्विसेज और एक है वीजा एक्सटेंडेड सर्विसेज। तो ये जो वीजा एक्सटेंडेड सर्विसेज है कुछ साल पहले नहीं थी, ये है ना, कुछ टाइम पहले। तो अब ये एडिशनल लाई गई है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू बेसिकली कंपनी गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टली। तो स्टैंडर्ड सर्विसेज आपको पता ही होगा, जैसे पहले लगता था कि जो हाई कमीशन माल्टा जो है, जो भी एम्बेसी का पर्सन है आपको इंडिया में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप वहां पे सबमिट करते थे, मतलब करते VFS में थे, बट फाइल अल्टीमेटली उनके पास जाती थी जो हाई कमीशन है माल्टा का इंडिया में, दिल्ली में। बट अब क्या है, आप या तो वही सेम सर्विसेज चूज कर सकते हैं या फिर आप जो वीजा एक्सटेंडेड सर्विसेज है, मैं आपको ले जाऊंगा वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि उनका फॉर्म क्या है। और ये सर्विसेज बेसिकली वही है कि आप सबमिट करेंगे अभी भी VFS में, बट जो VFS है इंस्टेड कि वो फॉरवर्ड करे जो हाई कमीशन है दिल्ली माल्टा का दिल्ली में, वो डायरेक्टली जो है आपकी फाइल सीधा माल्टा आती है। सेंट्रल वीजा यूनिट एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर जो वीजा इशू करता है और जो एक्सपेट्रिएट्स को टेक केयर करता है उनकी वीजा फाइलिंग जो भी वगैरह है, वीजा वगैरह। तो डायरेक्टली आपकी फाइल जो है वो सेंट्रल वीजा यूनिट पे आ रही है, माल्टा में आ रही है। आपका पासपोर्ट जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो यहाँ पे डिस्पैच किया जाता है, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होते हैं, और वो फिर आपकी जो फाइल है वो असेस करते हैं दोस्तों। देखिए, जो मुझे लगता है वो डिफरेंस ये रहता है कि जो यहाँ पे अथॉरिटीज है, हालांकि उनके पास भी एक्सेस होना चाहिए, बट यहाँ पे उनके पास डायरेक्टली एक्सेस रहता है। उन्हें पता है कौन कौन सी कंपनीज जेन्युइन है, कौन सी कंपनीज है एक्चुअली में। और इवन अगर वो वेरीफाई करना है तो आराम से वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। और इन्होंने ही प्रिंसिपल लेटर इशू किया होता है बेसिकली। जो सिंगल वर्क परमिट उनका ही डिपार्टमेंट है बेसिकली, तो उन्होंने ही सिंगल वर्क परमिट इशू किया होता है, जिसे हम प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर बोलते हैं। तो वो आराम से जो है उनके पास सारे इंफॉर्मेशन के एक्सेस होते हैं। तो यहाँ से जो है वीजा इशू होता है, डायरेक्टली स्टैंप होता है या फिर जो भी रिजेक्शन होता है, और फिर वो डिस्पैच किया जाता है अपना VFS इंडिया में, और फिर वो अल्टीमेटली आपको इंटीमेट करते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधा मैं आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं गूगल पे और गूगल पे मैंने टाइप करा है आइडेंटिटा की वेबसाइट टाइप करिए बेसिकली, और उसमें जो है आपका फॉर्म आ गया, चेकलिस्ट आ गई है कि क्या क्या चेकलिस्ट है। और उसके बाद आपको दिखा दूँगा मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे भरना है, क्या क्या भरना है। तो चलिए जी, आपको चेकलिस्ट दिखा दूँ मैं। ये फुली फिल्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल पासपोर्ट के बाद पासपोर्ट कॉपी सॉरी पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़, ठीक है जी। और अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर चाहिए जो इशूड किया गया है एक्सपेट्रिएट्स यूनिट आइडेंटिटी का द्वारा। और ये सारे फॉर्म्स आपको डॉक्यूमेंट्स आपको आराम से अरेंज कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन का कोई क्वालिफिकेशन है 6 नंबर पर। उसके बाद जो है आप देख सकते हो फ़्लाइट टिकट की डिटेल्स। तो फ़्लाइट टिकट जो है यहाँ पे कंफर्म्ड फ़्लाइट टिकट नहीं चाहिए, आपका डमी टिकट भी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मैं अब आपको दिखा दूँगा स्किल पास अगर एप्लीकेबल, अगर आप हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए, तो स्किल पास भी चाहिए दोस्तों आपको। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों का चाहिए। और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए 9th नंबर पर, ठीक है जी। मेडिकल एंड ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि आप किसी से कराते हो, बजाज की कंपनी से करा सकते हो, बथेरी कंपनीज़ है ना, तो आप उनसे करवा सकते हो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस। फुल पासपोर्ट कॉपी चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन चाहिए। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन में तो लीज एग्रीमेंट या फिर डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स सारे हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है वर्क वीज़ा के लिए।
ठीक है दोस्तों। तो 12th नंबर पर जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि आपको फ़ीस अगर आपने जो सेटल्ड करी है तो उसका प्रूफ चाहिए पेमेंट का बेसिकली। तो स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन मतलब कि अगर आप जो हाई कमीशन माल्टा है इंडिया में, दिल्ली में, तो अगर आपने वहाँ पे सबमिट करवाना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरनी पड़ेगा, ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, जो कि 150 यूरो फीस है। और अगर आप चाहते हो कि एक्सटेंडेड वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस मतलब कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच होगा CVU जो सेंट्रल वीज़ा यूनिट है माल्टा में आइडेंटिटा, वहाँ पर, तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 250 यूरो। तो 100 यूरो का डिफरेंस है। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो नया फॉर्म है, लॉन्ग टर्म स्टे डी वीज़ा है एप्लीकेशन फॉर्म, सेंट्रल वीज़ा यूनिट को हम सबमिट कर रहे हैं। तो इसमें टाइटल, सबसे पहले तो आप टाइटल टिक कर दीजिएगा, मिस्टर मिसेस जो भी आप, फुल लीगल नेम एज़ पर पासपोर्ट जो आपका सर नेम है, फुल लीगल गिवन नेम मतलब कि फर्स्ट नेम जो कि पासपोर्ट के अकॉर्डिंग है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होगा और एंडिंग विद A होगा, वो होगा आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है, मतलब इंडिया से तो इंडियन होगी डेफिनेटली, और अदर कोई अदर नेशनैलिटी से तो आप वहाँ पे लिख सकते हो जो भी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका पासपोर्ट पे पता चल जाएगा, आपको लिखा होगा। कंट्री ऑफ बर्थ भी पासपोर्ट पे ही होगा। ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप ये फिल कर रहे हो एज़ पर पासपोर्ट के अकॉर्डिंग भर रहे हो आप, ये अपना पासपोर्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी उसके बाद, वो भी आपका पासपोर्ट पे लिखा होगा। करंट ऑक्यूपेशन में अगर आप करंटली कहीं ऑक्यूपाइड है तो उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, येस और नो जो भी करके। उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना, मैरिटल स्टेटस चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। आप अगर मैरिड है तो, कभी मैरिड नहीं हुए, सेपरेटेड है तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं दोस्तों। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है फिक्स लैंडलाइन तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ अपना आप मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। पर्सनल ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल्स, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पासपोर्ट है आपका तो उस पर टिक कीजिएगा। ओके जी। और डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक टिक कीजिएगा, जैसे जो भी आपका पासपोर्ट है, मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही सबका होता है दोस्तों। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इफ़ एनी अदर स्पेसिफाई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर मतलब पासपोर्ट नंबर हो गया, इशूइंग कंट्री जिस कंट्री से इशू हुआ है तो इंडिया होगा। अगर आपका पासपोर्ट कहीं और से इशू हुआ दूसरी कंट्री से बट वो आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर तो उस कंट्री का नाम आएगा। उसके बाद डेट ऑफ इशू लिखी होगी, ये भी आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगी दोस्तों। वैलिड अंटिल कब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है ये भी आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगा। तो 02 में आएगा आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन डिटेल्स, तो इस पर आप टिक कीजिएगा अदर्स पर अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और नीचे आपको मैं दिखाऊंगा कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आप जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्लीज़ स्पेसिफाई में आप लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दोस्तों। ठीक है जी। बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री जब आप इंटेंट कर रहे हैं, कब आप फर्स्ट ट्रैवल करेंगे माल्टा में, टेंटेटिव डेट ऑफ ट्रैवल में भी सेम ही डेट आ जाएगी। टेंटेटिव डेट ऑफ डिपार्चर में कुछ नहीं आएगी क्योंकि अगर वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके डिपार्चर की डेट नहीं आएगी, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा आप। करंट कंट्री जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं आप, इंडिया आ जाएगी। उसके बाद जो है एप्लीकेंट्स का होम एड्रेस इन फुल, ये भी एज पर पासपोर्ट आप डाल सकते हैं दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट एड्रेस जो भी होगा सब कुछ पासपोर्ट पे मिल जाएगा दोस्तों बस सारी डिटेल्स आप भर दोगे पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, प्रोविंस वगैरह, सिटी पासपोर्ट। उसके बाद .03 आपके लिए एप्लीकेबल, सॉरी .03 की जो आएगा वो आएगी होस्ट की डिटेल्स। आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ जी, ये तो वही सारी सेम चीज़ आ जाएगी, होस्ट की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद होस्ट का पासपोर्ट, सॉरी पासकोड मतलब कि पिन नंबर, कंट्री, सिटी, स्टेट कौन सी इस पर रहता है वो होस्ट। और इसमें एप्लीकेंट्स अकोमोडेशन डिटेल्स आएगी कि जो होस्ट ने लीज एग्रीमेंट दिया है या फिर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दिया है उसकी डिटेल्स सारी आ जाएगी कि उसका क्या एड्रेस है, कौन सी सिटी है, पोस्ट कोड क्या है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी 03 में दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि होस्ट आपका पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कंपनी आपको बुला रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो आप ऑर्गेनाइजेशन पर टिक कीजिएगा। अगर कोई आपको पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन अपने ही वैट नंबर पर बुला रहा है तो आपको पर्सन पर टिक करना है होस्ट में। ठीक है जी। उसमें ऑर्गेनाइजेशन की नेम, कंपनी वगैरह, फुल नेम ऑफ होस्ट आ जाएगा जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एड्रेस वगैरह, सिटी सेम जो बताई थी मैंने आपको, पोस्ट कोड आ जाएगा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा उस पर्सन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंपनी को या फिर होस्ट खुद है तो। टेलीफोन नंबर आ जाएगा, कोई लैंडलाइन नंबर है, नहीं तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं होस्ट का। होस्ट का ईमेल एड्रेस आ जाएगा।
ठीक है जी। और हु इज़ पेइंग, तो पे कौन कर रहा है? अगर आप पे करें तो आप माई सेल्फ पर टिक कीजिए, अगर होस्ट पर्सन पे कर रहा है या होस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ नोट, प्लीज़ सी डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ फॉर्म एंड इफ एप्लीकेबल होस्ट इज रिक्वायर्ड टू फिल इन डिटेल्स एंड सब्सिक्वेंटली यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टुगेदर विद दिस फॉर्म। तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ सबमिट कर रहे हैं आप, तो होस्ट के उसमें सिग्नेचर वगैरह होनी चाहिए, सारी डिटेल्स भरी होनी चाहिए, ठीक है जी। और इस फॉर्म के साथ आप अटैच कर सकते हैं दोस्तों वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रूफ, डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ फॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो जो 04 पॉइंट है, 4th नंबर का पॉइंट, उसमें पेरेंटल अथॉरिटी ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप माइनर हैं, 18 साल से नीचे है, तो उस केस में ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि लीगल गार्जियन को भरना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप 0.4 को 0 पूरा ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं करना है आपको। तो ठीक सीधा 0.5 पे जाइए, 05 पर डिक्लेरेशन में आपको अपना सिग्नेचर करना है और डेट ऑफ सिग्नेचर आप सिंपल डाल सकते हैं दोस्तों। लिखा है एप्लीकेंट सिग्नेचर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में डेट ऑफ सिग्नेचर। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये सारे आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग तैयार कर ही ली होगी। तो ये सारी पूरी दोस्तों चेकलिस्ट, सॉरी ये पूरा फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, न्यू फॉर्म है वर्क वीज़ा का माल्टा का दोस्तों। स्टिल कोई डाउट है तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी आपके डाउट से रिलेटेड वो क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और हाँ जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ थम्स अप कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे आप मोटिवेट करते रहिए, मैं बड़े वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे कृष्णा।